जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है योगेंद्र तिवारी। हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एक शानदार क्लास जिसमें टीआरई 4.0 के लिए हम सभी लोग करंट अफेयर और साथ साथ एसएसटी के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। क्लास को कंटिन्यू रखिए। ठंडी का मौसम है, बार बार बता रहा हूँ, ठंडी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो ठंडी में सफलता के लिए अपने अंदर एक जोश और जुनून रखिए। भैया ठंडी पड़े गर्मी पड़े मैनेज करते हुए चलना, ये नहीं जाके उठ के छत पे जो है बैठ जाओ पढ़ने के लिए ना, ठीक है। वैसे पढ़ाई हमारे यहाँ सबसे क्या आती है, बाद में आती है, तो पढ़ाई को बाद में ना लाइए, पढ़ाई को पहले लाइए, ठीक है। हाँ, पहले लाएंगे तो पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार मुझे कमेंट करके बता दें, ऑडियो वीडियो सब कुछ भैया क्लियर है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। पहले पूछ लो तब आगे बढ़ूं ना। चलिए एक बार जरा मुझे आप सभी लोग बताइएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास माय डियर फ्रेंड्स। चलिए ठीक है। देखिए, हम लोग कई बार ऐसा होता है उतावलेपन में बहुत सारे काम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें विश्वास ही नहीं होता कि यार ये भी हम कर सकते हैं। इस बात को भी आपने देखा होगा, कई बार ऐसा होता है विश्वास ही नहीं है कि पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या जो लोग करते हैं वो दूसरे तरीके के बने हुए। सबसे पहला काम है शांति लाना अपने जीवन में, विनम्रता से काम करना। हमारे अंदर यही नहीं है। हम लिबलिबाने में इतने ज्यादा आगे हैं, अगर लिबलिबाने का इंडेक्स जारी हो तो भारत को 100 में से 100 ना चाहते हुए भी दे देंगे, 100 में से 100। और उसमें भी नॉर्थ इंडिया के स्टेट को तो ज्यादा ही दे देंगे, साउथ इंडिया के स्टेट को थोड़ा एक्टिव भी है दूसरे मामले में। यहाँ वाले दम बोरा है, गंगा जमुनी तहजीब लिए बैठे हैं, कहे हमारे यहाँ कौनो दिक्कत थोड़ी है। हाँ, 50 बीघा खेत है, गेहूं चावल सब आ ही रहा है, कौनो दिक्कत नहीं है। इस चक्कर में पड़े, दारू पी रहे, कहे क्या करे, कैसे इंटरटेन करे अपने आप को। समझ बैठे हम। आजकल एक चलन चला, ईयरबड्स लगा लिए घूम रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, रोड पे गाना सुन रहे हैं ईयरबड्स लगा के। तो पढ़िए लिखिए, अपने समय की वैल्यू करिए। आप ये समझिए आप एक यात्रा पर हैं, बहुत ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहने वाले हैं। इस यात्रा का महत्व समझिए और इसको एंजॉय करिए। एंजॉय तभी करेंगे, देखिए मैं एक चीज बताता हूं, आनंद या एंजॉयमेंट आपके लाइफ में तब आता है जब आप कुछ ना कुछ करते रहते हो और उसका रिजल्ट निकलता रहता है। अगर रिजल्ट नहीं निकलता तब भी हम बोर होने लगते हैं। इसीलिए काम करते जाइए, काम में सुधार लाइए, सीखिए उसको कैसे और बेहतर करना है, समझ रहे नहीं समझ रहे, और फिर उस पर विजय प्राप्त करिए, समझ रहे ना। हाँ, डेली पढ़ो डेली। कुछ लोग आज भी नहीं उठे हैं, उनको उठाने के लिए मुझे जो है डुग्गी पिटवाना पड़ेगा, भैया उठो नहीं फेल हो जाओगे। याद तो करेंगे हमें, लेकिन कुछ दिन बाद ही, अभी नहीं याद करेंगे। तैयारी खत्म हो जाए तब याद करेंगे। क्या यार, दिन रतिया यही बात बताता रहता था आदमी, काश हम सुन लिया। चलो क्वेश्चन का आंसर दो। वेनेजुएला में तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली? बहुत चर्चा में है वेनेजुएला, ठीक है। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति तीसरी बार कौन बने हैं? मारिया कोरिनो मचादो, या एडमंडो गोंजालेस, निकोलस मादुरो, या जुआन गुएडो? कौन बने भैया, सभी लोग बताइए। तीसरी बार लगातार ये राष्ट्रपति बने हैं, 2013 से लगातार ये बन रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। 2013 से ये लगातार बन रहे हैं, ठीक है ना, तब से यही पद पर बैठे हैं, ठीक, लगातार बन रहे हैं। हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, जो बने ये लोग भी 2 साल बन जाओ, ठीक है, बहुत बन जाओ 3 साल, चौथी बार नहीं बनना चाहिए। एक उबन सी आ जाती है डेमोक्रेसी में, आप लोग देखे होंगे ना, जैसे हमारे यहाँ देखो प्रधानमंत्री शुरू से ही बनना, कोई शुरू हुआ 3 बार बन जाने, 4 बार बन जाने ना। एक ऑप्शन नया लाना चाहिए, उससे विचार नए आते हैं, काम करने के तरीके नए आते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिनों तक ये नहीं होना चाहिए। 2013 से लगातार हैं। और वेनेजुएला की स्थिति क्या हो गई है, बहुत ही खराब है। वेनेजुएला की स्थिति आप देखेंगे, आर्थिक सिचुएशन इसकी इतनी खराब है, बोरा भर के रुपया ले जाना पड़ रहा है चाय कॉफी पीने के लिए,
ठीक है ना। आर्थिक स्थिति एकदम डाउनफॉल है, एकदम बुरी स्थिति में है वेनेजुएला, ठीक है ना। अब किया क्या जा रहा है, यहाँ के जो विपक्ष के नेता है उनका नाम है एडमंड गोंजालेज, ये विपक्ष के उम्मीदवार थे इस बार के, ठीक है ना, विपक्ष के उम्मीदवार थे। विपक्ष कह रहा है यहाँ पर कि भैया हम जीते हैं, ये कह रहे हैं हम ही जीते हैं, ये झूठे बने हैं, ये क्या कह रहे हैं कि हम जीते हैं, और निकोलस मादुरो ये फालतू बन गए हैं क्योंकि इन्हीं की सरकार है। अब ये हमारे लोगों को पकड़ रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि हम जाएं तो ये जो है हमारे साथ हमको पकड़ के जेल में डाल दे, ठीक है। तो अमेरिका क्या किया, जब से 6 महीने पहले अभी इनका चुनाव हो गया था मामला, तब से विवादित चल रहा है। अभी इन्होंने फ्राइडे को शपथ ली है, फ्राइडे को, ठीक है, शुक्रवार को। तो अब भाई साहब ये क्या कह रहे हैं कि इनके ऊपर अमेरिका ने क्या कार्रवाई की, पहले इनके ऊपर 1.5 करोड़ रुपया क्या किया था, कहा 1.5 करोड़ डॉलर का, कहा इनको जो पकड़वाएगा उसको हम 1.5 करोड़ डॉलर देंगे, इनाम इनके ऊपर घोषित किया है, ठीक है। अब जब ये बने हैं तो इसने कहा 1.5 करोड़ नहीं देंगे तुमको, हम देंगे। अब क्या बढ़ा दिया, अब कह दिया 2.5 करोड़ डॉलर देंगे, 2.5 CR डॉलर। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं अरबपति खरबपति तो मेरी राय मानिए और इसकी तलाश करिए, 2.5 CR डॉलर आपको मिलेंगे, रुपया नहीं। 50 गुणा कर लियो करंट सिचुएशन में और रुपया में बदल लो, ठीक है। तो इतना पैसा अनाउंस किया, कहा इसको पकड़ेंगे और जो पकड़वाएगा उसको पैसे। और बहुत सारे लोगों क्या किया है, बैन कर दे रहा अमेरिका, समझ रहे नहीं समझ रहे, कह रहा है बहुत टेंशन पैदा किया है वेनेजुएला, ठीक है। अब वेनेजुएला बहुत प्यारा देश है, पर्यटन के लिए भी बहुत अच्छा है, जलवायु भी यहाँ की ठीक ठाक है। आप सभी लोग जानते हैं सबसे ज्यादा तेल का भंडारण यहाँ है ही, सबसे ज्यादा तेल का भंडारण है यहाँ पर, ठीक है, ठीक, ये तो है, ये है। पर्यटन भी यहाँ पर बहुत अच्छा है, पर्यटन भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, बहुत उन्नत कंडीशन में है। लेकिन ये फिर भी जो है काम गड़बड़ कर रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि नेतृत्व में आप लोग पढ़े होंगे इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, या इंडिया के स्वतंत्रता के बाद क्या क्या हुई दुनिया में चीजें, उसमें हम पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं कि हमारे बाद जो बहुत सारे देश आजाद हुए, आजाद होने के बाद जनता ने चुन के भेजा, वो कहे हम राजा हैं, चुने हुए लोग। कुर्सी का मोह सबको हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, कुर्सी, पैसा, दौलत, ये सब बहुत खतरनाक चीज है ना। इसीलिए देखिए दिन दिन भर दहेज नहीं लेंगे, दहेज नहीं लेंगे, दहेज समाज का अभिशाप है, दहेज बहुत बुरा है। और लड़कियां कहती है हमें तुमसे प्यार है, पैसे से नहीं, लेकिन अंत में सबका रुझान और झुकाव उसी तरफ हो जाता है। इसलिए ऊपर वो और नीचे ये, ऊपर ईश्वर और नीचे रुपया, दो ये चीज है दुनिया में। बांग्लादेश के किस बल्लेबाज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, आप सभी लोग बताइएगा। कौन सा ऐसा बल्लेबाज है जिसने संन्यास लेने की घोषणा की है, आप सभी लोग बताइए, तेजी के साथ बताइएगा। मुस्तफिजुर रहमान, लिटन दास, साकिब अल हसन या तमीम इकबाल। तो कौन ऐसा है जो कहा भैया टाटा बाय बाय, हम बहुत ज्यादा खेल लिए हैं, अब नहीं खेलेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये चले गए हैं, यहाँ के ओपनर हुआ करते थे, ठीक है, ठीक ठाक क्रिकेट खेलते थे, ठीक है, अच्छा क्रिकेट खेलते थे। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वर्तमान में भ्रष्टतम क्रिकेट बोर्डों में से एक है, ठीक है, भ्रष्ट। और पाकिस्तान तो भ्रष्टाचार की लिस्ट ही तोड़ चुका है, ठीक है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड को आप ये मत समझिए बहुत पाक साफ है, बशर्ते हमारे पास अपॉर्चुनिटी, थोड़ा सा दबाव रहता है इसके ऊपर, जाना जाता है कि मार देंगे बाहर लोग पकड़ के। और डेमोक्रेसी हमारे यहाँ स्ट्रिक्टली फॉलो होती है। डेमोक्रेसी में थोड़ा बहुत लिबलिबा लो, ठीक है, लेकिन पकड़े जाओगे तो निपट गए तुरंत। अच्छे अच्छे गए नहीं, देखो कितने कितने लोग सफर कर रहे हैं, मंत्री नेता, क्यों? डेमोक्रेसी की पावर, इसको समझो। तो ये चले गए भैया, इनका काम हो गया तमाम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये सब जो क्वेश्चन बता रहा हूँ लिटन, इनका जो है तमीम इकबाल वाला तो थोड़ा सा कम बन सकता है, अभी अगर कोई पेपर हो तो बन सकता है, बट ये सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। वनडे में 4000 रन का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? स्मृति मंधाना, मिताली राज, हरलीन देओल या प्रिया पुनिया। कौन है भैया जिन्होंने 4000 रन का आंकड़ा
पूरा कर लिया है और ऐसा करने वाली वो दूसरी महिला क्रिकेटर बनी है। बताइए सभी लोग, तो कौन बनी है प्यारे साथियों? स्मृति मंधाना बनी है। कौन बनी है? स्मृति मंधाना बनी है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, गलत हो सकता है, ठीक है ना। स्मृति मंधाना बनी है। पहली कौन थी? तो पहली मिताली राज थी। पहली क्रिकेटर कौन थी? पहली महिला क्रिकेटर कौन थी? तो पहली महिला क्रिकेटर ध्यान में रखिएगा, मिताली राज थी। ठीक है, इसको याद में रखिएगा। ठीक, महिला क्रिकेट में भारत बहुत अच्छा खेल रहा है ना, पुरुष क्रिकेट में तो अच्छा खेल ही रहा है भारत। ठीक है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि कभी कभी लगता है अपन भगवान है, तो भगवान कहते रहे यार तुम कैसे भगवान होंगे। अब देखो क्वेश्चन देखिएगा, भारत ने राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? राफेल का मतलब ही होता है तूफान, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। जैसे राफेल विमान की खरीदारी हुई ना, तो राफेल शब्द का अर्थ ही है तूफान, तो तूफान ही आ गया राफेल नाम से। ये कहाँ आया है? कैरेबियन द्वीप समूह में आया है। कहां पर? कैरेबियन द्वीप समूह में आया है। यहां पर खूब तूफान आ रहे हैं, खूब चक्रवात आ रहे हैं, खूब ज्यादा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नाश कर दे रहे हैं, पूरा कहे मार के पटरा कर देंगे। तो म्यांमार में, क्यूबा में, कंबोडिया में या सोमालिया में, तो कहां पर इन्होंने राहत भेजी है? तो क्यूबा को इन्होंने क्या भेजी है? राहत भेजी है। ध्यान में रखिएगा, क्यूबा हो गया, जमैका हो गया, वेस्ट इंडीज वाला रीजन देखते नहीं हो, यहीं पर ये चक्रवात आया हुआ है, तूफान आया हुआ है। और सितंबर से 7 बार यहाँ पर बड़े बड़े चक्रवात या तूफान आ चुके हैं। सोचिए, सितंबर से 7वां आ चुका है, 7वां है। आप सोचिए कैसे ये देश डील करते हैं, क्योंकि इनकी आदत बन गई है उसी तरीके से ना। फिदेल कास्त्रो यहीं से संबंधित थे, हैं? जब तक फिदेल कास्त्रो, कुछ लोग ऐसे रहे दुनिया में जो अमेरिका को बहुत ज्यादा परेशान किए हैं, उनमें से एक फिदेल कास्त्रो का नाम भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग, बताइए 5th क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि गांधी और उनसे संबंधित चीजें अब बिहार की परीक्षा में न पूछी जाए, देश की किसी परीक्षा में न पूछी जाए, हो सकता है जरूर से जरूर पूछी जाती है। और बिहार ने तो गांधी को महात्मा बनाया। भाई गांधी आए एक सामान्य इंसान की तरह, बुद्ध आए सिद्धार्थ के रूप में, महावीर आए वर्धमान के रूप में, सबको बना दिया। बिहार ने जिसको छुआ अमृत सोना बना। लेकिन पता नहीं किसने बिहार को छुआ कि बिहार जाति जाति धर्म धर्म फलाना ढिमकाना सब में बट गया। और देखो कौन है, तो ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद में रखिएगा। बहुत बढ़िया यार, तो 2025 में इन्हें सम्मानित किया गया है, इसको याद में रखिएगा। प्रवासी दिवस कब मनाते हैं भैया, बताइए, प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? तो प्रवासी दिवस मेरे भाई कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं, इसको याद में रखिएगा। ठीक है, ठीक। अभी जैसे इन्होंने लगाया है कि प्रवासी भारतीयों का विकसित भारत में योगदान, यही इनकी क्या है इस समय थीम है, प्रवासी भारतीयों का विकसित भारत में योगदान, विकसित भारत में योगदान, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो आप समझिएगा इस बात को, जो लोग प्रवास कर गए हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा थोड़ी वहां जाके सो रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये बहुत ऐसे लोग हैं, जो लोग जो है दुनिया में के अलग अलग हिस्सों में जाके बहुत बड़े बड़ी चीजें कर रहे हैं, उद्योगपति हैं, बड़े बड़े पोजीशन पर हैं। तो भारत सरकार तुरंत ये सोचती कहो यार तुम इतना कमा लियो, देशों में तुम्हारे जो यहीं पैदा हुए भैया, तुम्हारे दादा बाबा यहीं देखो यहीं पैदा थे, तुम्हारा घर ये है, कोई बड़वार आदमी उसको स्मारक बनवा दिए। वो यार रोने लगा, कहा हाँ हमारे दादा यहीं थे, हमारे पापा बताते हैं। कुछ नहीं, चलो ठीक है 500 करोड़ रुपये दे देते हैं, कुछ यहाँ बनाते हैं एक फैक्ट्री। तो वह उससे क्या होता है, हमारे लोगों को रोजगार मिलता है। सबर है नहीं सबर है?
इसको ध्यान में रखिएगा। नहीं, भारत तो अभी विकासशील है यार, जब विकसित भारत होगा तब की बात है ना, 2047 में विकसित भारत हो जाएगा, अभी तो विकासशील है। हाँ, तुम विकासशील लगा दोगे फिर उलट भी जाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट अमृत क्वेश्चन है, यहां से कुछ न कुछ जरूर आएगा, ठीक है ना, कुछ न कुछ जरूर आएगा, इसको याद रखिएगा इस सवाल को। हाल ही में जारी नागरिक पंजीकरण जिसे बोलते हैं CRS के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात कितना कम हो गया है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जिसको बोला जाता है, ठीक है ना, सिविल नहीं बोलेंगे, सिटीजन बोलेंगे, है गूगलवा कुछ लिख देता यार, नागरिक लिखा ना, नागरिक पंजीकरण प्रणाली है। तो सिटीजन रजिस्ट्रेशन सिस्टम के आंकड़ों के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा राज्य है जो बहुत नीचे चला गया, तो हरियाणा है। हरियाणा में जो है ये कहा जा रहा है कि जन्म के समय जो लिंगानुपात है वो 8% के रेशियो से कम हो गया है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, 8% के रेशियो से क्या हो गया है, कम हो गया है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस समय अगर आप हरियाणा देखो, सुधार बहुत तेजी के साथ हो रहा था, परंतु यहां पर थोड़ा सा क्या आया है, मामले में गिरावट आई है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। 2016 में अगर आप देखोगे तो 2016 में यहां पर 900 था, जो माना जाता है बहुत कम था, ठीक है ना। उसके बाद अभी आप देखोगे फिर से 2024 में जो इसके डेटा जारी हुए हैं उसमें आप देखोगे 916 हो गया है, 916 हो गया है। तो ये कमी जो है चिंताजनक है भाई, 1000 होनी चाहिए, 1000 के अराउंड में होनी चाहिए, अब फिर से क्या हो गया है, कमी आ गई है। तो 8% की ये कमी है। एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है ना, कोई कितना भी कुछ कर ले, अब जब सिस्टम में गड़बड़ी कहाँ है जो लड़कियों को मारा जा रहा है, कभी सोचो। गर्भपात जिसे आप बोलते हैं, गर्भपात, कमी कहाँ है सिस्टम में, ये क्यों हो रहा है, क्यों? कभी इस पे विचार करोगे, इसके पापी कौन है, समाज, और समाज में कौन है, तुम ही पापी हो। कहे बेटी की शादी करनी है, सिर्फ अगर 2 लोग इंडिविजुअल सही तरीके सोचने लगे, दहेज प्रथा ही एकमात्र कारण नहीं है, इतना ज्यादा फालतू की चीजें होती हैं विवाह में। कहे घोड़ा बैठे, घोड़ा बैठ के आ रहे हैं भैया, डेली काटना है तुम्हें धान, आज तुम घोड़ा बैठ के आए, पी रहे हो सिगरेट, नाली में तुम्हारा मुंह घुसा हुआ है दारू पी के, घोड़ा हाथी बैठ के आए। ये जो फालतू की चोचलेबाजी है, इसी कारण से ये सब चीजें हो रही हैं, है कि नहीं? इसी कारण से अगर यही एजुकेशन पे सब लोग खर्च करें, कहीं ब्याह में नहीं करेंगे, एजुकेशन पे खर्च करेंगे, पढ़ो लिखो अपना, कुछ भी करो, पढ़ो लिखो, दुनिया बहुत बड़ी है। फालतू टेंशन पैदा हुई नहीं है, बिटिया ब्याह करना है, 10,000 रुपया अगर हर महीने जमा करें तो 18 साल होते होते 1.5 करोड़ मिल जाए। हाल ही में चर्चा में रहे UAPA अधिनियम में, UAPA इस समय चर्चा में है, तो कह रहे हैं इस अधिनियम में आतंकवादी गतिविधियों को शामिल किया गया था। किस वर्ष, यही पूछ रहे हैं, किस वर्ष आतंकवादी गतिविधियों को शामिल किया गया था? तगड़ा क्वेश्चन है। 1961, 2004, 2012 या 2019? तो कब शामिल किया गया? 2004 में शामिल किया गया। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको फंसा सकता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा सभी लोग। 8वां क्वेश्चन देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग देखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 25 जनवरी, 9 जनवरी या 2 जनवरी? कब मनाया जाता है भाई साहब? 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आ रहे हैं, भारत वापस आए, ठीक है ना, इसको याद में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? कौन लोग हैं जो बी लगा रहे हैं भैया? भारतीय प्रवासी दिवस जब गांधी वापस आए थे, 9 जनवरी
15 जब पहुंचे तब है ना मनाया जाता है। तुम लोग काहे 25 जनवरी को लगा दे रहे हो, हैं? कहा कर रहे हो भैया? भारत वापस है। दक्षिण अफ्रीका में कितने दिन रहे बताओ? दक्षिण अफ्रीका में गांधी कितने वर्ष रहे? बताइए, गांधी कितने वर्ष रहे? सब लोग बताओ फटाफट तेजी के साथ, कितने वर्ष रहे? फटाक से बताइए। हाँ, 21 ईयर्स क्या रहे ये? वहां पर रहे, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सबर नहीं सबर तो याद में रखिएगा। उनके ऊपर हमले भी किए गए, उनको मारा भी बहुत गया, पीटा भी गया, पत्नी के सामने मारा गया, मार भी खाए बहुत ज्यादा। गांधी बहुत मार खाए हैं, गाली खाए हैं ना। गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो जब तक जिंदा रहे तब तक मार गाली उनके लिए चलती रही, मरने के बाद भी गाली अभी तक चल रही है ना। मोजा फटा हुआ हो, ठीक है, ठीक है। अंडरवियर पापा खरीद के देते हो, ठीक है। गांधी गरियाने के लिए सब लोग उठ खड़े होते हैं। गांधी गरियाने के लिए भी कौन हमारे वीडियो पे एक कमेंट किया था, गांधी ने जाति व्यवस्था पे कहा तुम सही कर दो जाति व्यवस्था। गांधी तुम्हारा थोड़े मुंह पे टेप मार के चले गए, तुम सही कर दो जाति व्यवस्था। वो एक ठू आई थी नर्तकी, श्री देवी की बिटिया, वो बोल के चले गांधी और अंबेडकर, और मुझे अंबेडकर का आप पता नहीं, आ गई बोल के चली गई। हम किसी के कोटेड वर्ड को, ये लोग जब कहीं बोलने जाते तो लिख के आते, इनको पढ़ा लिखा को थोड़ी है। ये कोई चीज लिख के चले आए, पढ़ लिए बहुत ज्यादा, बोल दिए, उस पर ये मर रहे हैं, कहे भैया इसे। अरे हम कहा बताएं? अरे अंबेडकर अलग है, गांधी अलग है, भगत सिंह अलग है, आजाद अलग है, कोई एक जैसा थोड़ी है। सबके रास्ते अलग हैं, सबके रास्ते। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 11वां देश बना? जो लोग, अभी मैं बता दूं, जो लोग भगत सिंह के लिए कहते हैं ना, भगत सिंह, भगत सिंह, भगत सिंह किस विचारधारा के थे? चाइना की विचारधारा से करीबी थी जितने हमारे क्रांतिकारी थे। अगर ये लोग होते और सरकार चलाते तो तुम्हारी सारी जमीन छीन लेते, तो तुम्हें लगता अरे भगवान हमारे साथ। देश के लिए जो अच्छा करेगा तुम्हें लगेगा अरे भगवान हमारे साथ। जहां तुम्हारे साथ होगा बुरा, वही तुम्हें वो आदमी खराब लगने लगेगा। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 11वां सदस्य देश बना है, आपको बताना है। तो ब्रिक्स का 11वां सदस्य देश कौन बना है? इंडोनेशिया बना है, इसको याद में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब कितने देश हो गए ब्रिक्स में? 11 देश हो गए। अभी इसके पहले कितने थे ब्रिक्स में? ऐसे पूछ रहे तो भैया कि इंडोनेशिया के शामिल होने से पहले ब्रिक्स में कितने देश थे? तो ब्रिक्स में 10 देश थे, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ध्यान में रखना है इसको, 10 देश थे, ठीक है। एक देश ऐसा जिसने अपनी व्यवस्थाओं को देखते हुए मना कर दिया था, नहीं तो ये 12वां हो जाता, ठीक है ना, उसने मना कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां देखो भैया क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 ये जारी हो चुका है, 8 जनवरी को भी जारी हुआ है। इसमें कह रहे हैं भारत का स्थान कौन सा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85वां है। भारत में क्या हो रही है? गिरावट हो रही है। भारत का या के पासपोर्ट को कमजोर बताया गया है, मतलब कमजोर है एक तरीके से, क्योंकि पिछली बार जो थी, पिछली रैंकिंग 2024 में 80 थी। ये मत सोचना 80 नंबर और 85 नंबर, नहीं, नंबरवे पर है। ये तुम तीसरी पोजीशन पर हो, 10वीं पोजीशन पर हो, तो 10वीं पोजीशन अच्छी थोड़ी है, वैसे ही। अब हम 2025 जब जारी हुआ तो 2024 के डेटा के अनुसार जारी हुआ है, तो 2025 में हम 85वें स्थान पर चले गए, ठीक है ना। 85वें स्थान पर पासपोर्ट में चले गए हैं। उसका कुछ रीजन ये हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं, हमारे कुछ देशों के साथ संबंध इस साल बहुत चुनौतीपूर्ण रहे ना, तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है ना, एक इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है ना, ध्यान में रखना। इसमें एक चीज देखा जाता है कि हमारे देश के नागरिक कितने देशों में जैसे फ्री वीजा की यात्रा कर सकते हैं या इस तरीके की चीजों में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, वही सब चीज देख के इसमें शामिल किया जाता है। ऐसे पाकिस्तान बहुत पीछे है, 100 के 103 के आसपास पाकिस्तान है, बांग्लादेश 100 पे है, चीनवा हमारे पड़ोसी है भैया, वो हमसे पहले है, ठीक है। नंबर 1 पे कौन है? सिंगापुर।
प्रथम स्थान किसका है, इसको ध्यान में रखिएगा, सिंगापुर का है पहला स्थान। ठीक है, इसको याद में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन देखिए भाई साहब क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियमन बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। क्वेश्चन देख के खोपड़ी सन्न हो जाए। सभी लोग बताइएगा कौन सी ऐसी संसदीय समिति है जो एग्जीक्यूटिव को रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए पावर्स से रिलेट करती है। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटी रिलेटेड टू द पावर डेलीगेटेड टू द एग्जीक्यूटिव टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन, कौन सी है, सभी लोग बताइएगा, सारे लोग बताइए। कार्यकारी विधान पर समिति, अधीनस्थ विधान पर समिति, प्रशासकीय विधान पर समिति, प्रत्यायोजित विधान पर समिति। क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन भाई साहब ऐसा है खोपड़ी हो जाए सन, 0 लगा दिए हैं, इसीलिए पढ़ाई में लगाओ मन। ये बीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, पूछ लेगा दिमाग हो जाएगा एकदम सन। ठीक है, इसलिए लगाओ पढ़ाई में मन, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, 15 सदस्यीय समिति होती है, यही क्या करती है, अपना काम धाम इसमें करती है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन देखिए, ये भी पूछा गया सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। एक्चुअली हम क्या करते हैं, 300A बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, 300A में क्या है, संपत्ति का अधिकार है। तो उसने कहा क्यों ना यार हम इसको पूछ लें। अब बहुत सारे लोग इसको लीप कर चले आएंगे, उसमें कोई दिक्कत रंच मात्र भी नहीं है। ठीक है ना, 300A में हम संपत्ति का अधिकार पढ़ते हैं। 300 में हमें पढ़ना है मुकदमा और कार्यवाही, जिसको बोलते वाद बोलते हैं कि फलाने राज्य के साथ फलाना वाद है, ढिमकाने राज्य के साथ, संघ के साथ वाद है। तो भाई राज्य के साथ भी मुकदमे चलाए जा सकते हैं, यही बतिया इसमें कही गई है कि राज्य के साथ भी डिस्प्यूट होने पर उसके नाम से मुकदमे चलाए जा सकते हैं। समझ रहे नहीं समझ रहे, इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अभी कहीं पूछा था जो संपत्ति का अधिकार है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसमें घुसा दिया गया है, बताइए सभी लोग। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा यहाँ पर पहुंचा दिया गया। ठीक है, कौन पहुंचा, मोरारजी देसाई। अब महिलाओं को धन्यवाद देना चाहिए, भाई जबरदस्ती उसको जो है मुकदमा करवा के संपत्ति ले रही है। ठीक है, संपत्ति इतनी बुरी है, इसको समझिए। अभी कल एक आदमी हमें मिला तो बताने लगा हमारे यहाँ का है, हमारा दोस्त है, मिला हो ने बताया कि भैया पड़ोस में जो है मुआवजा का पैसा आया 11 करोड़ रुपया। ठीक है, हाईवे में जमीन चली गई, 11 करोड़ रुपया आया, उसको बांटने के चक्कर में जो है अपने भाई को मार डाले और चले गए जेल। यही सब होता जब पढ़े लिखे न रहो, है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, भारत में न्यायिक प्रणाली के आधार क्या है। न्याय प्रणाली जो हमारी जुडिशियरी है वो किस बेस पर काम करती है, आप सभी लोगों को बताना। बताइए, संविधान के, देखो ये बहुत एकदम तगड़ा का तगड़ा पॉलिटिक क्वेश्चन है, समझ लीजिए। और भाई अगर पूछेगा तो ये जान लीजिए कि आप गलत करके आओगे, इसलिए इसको पढ़ो। हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको जो कितना भी थ्योरी पढ़ोगे क्वेश्चन बिना पढ़े नहीं होना, इतना क्वेश्चन कहीं नहीं होगा, कुछ भी आप पढ़ डालो। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है, संविधान पर, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया पर, परंपरा पर, कानून तथा शासन कानून द्वारा स्थापित है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अब आप लोग बताइएगा। तो पहली बात, न्याय प्रणाली जो है हमारी किस पर आधारित है, बताइए। हमारी न्याय प्रणाली तो हम यही कहेंगे भैया कि संविधान के अनुसार ही चलती है। अब ई है तो डीए लगाएंगे, ई हो जाएगा यहाँ पे आंसर। भाई हमारी जो न्याय प्रणाली आप बताइए किसके अनुसार चलती है। एक सीधी सी बात, आप ये थोड़ी कहेंगे संविधान के अनुसार सर नहीं चलती है ना, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि संविधान के अनुसार नहीं चलती है। देखो इसमें समझो, आप जब कभी भी ऐसे देखोगे कि न्याय प्रणाली हमारी किसके आधार पर चलती है, तो आप ये कहोगे कानून के आधार पर चलती है, कानून द्वारा स्थापित है। ठीक है ना,
कानून द्वारा स्थापित है। ये कानूनों बनाता कौन है? कहे संसद बनाती है। संसद ही तो बनाती है, या न्यायपालिका अपने कामकाज के लिए कानून बनाएगी? ठीक है, या न्यायपालिका अपने कामकाज के लिए कुछ कानून बनाती है। जो इनका सचिवालय होता है वो कानून बना। अब देखिए दो चीजें हो गई, ये कानूनों बना कहां से रहे हैं? तो संविधान से ही तो बना रहे हैं। संविधान नहीं होता तो ये बनाते थे, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर ई को चूज करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। सभी लोग बताइएगा 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए सभी लोग बताइएगा। ठीक है भैया, ठीक है, फरहान फैजल पढ़ो। सही है, फरहान फैजल को देखो। अब फरहान फैजल जो है टीआरई 1 या 2 में शायद इनका गड़बड़ हो गया था, फेल हो गए थे बेचारे। फिर टीआरई 3 में इनका सिलेक्शन हुआ पीआरटी में, फिर इन्होंने सीटेट इस बार निकाला है। अब टीआरई 4 का जूनियर की तैयारी कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते रहना ही जीवन का काम है, और क्या है? मौज से बढ़िया से पढ़ाओ लिखो। चलो देखो, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? पहला लोकायुक्त, ये तगड़ा क्वेश्चन है, विवादित क्वेश्चन है। उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब या उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित किया गया था? ध्यान रखना यहाँ पे शब्द जो लिखा गया है, स्थापित किया गया था। ठीक है, हाँ ठीक है, स्थापित किया गया था। तो कहां पर? महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था 1971 में, 1971 में। इसको याद रखिएगा। उड़ीसा ने पहले प्रस्ताव पास किया था, इसने प्रस्ताव पास कर दिया था महाराष्ट्र से पहले 1970 में। इसीलिए कुछ जगहों पर उड़ीसा को लिबलिबा दिया जाता है, जो कि गलत है। आपको मैंने कल बीपीएससी का पेपर करवाया, आपने देखा कैसे उसमें लिपा गया है ना। किताब किसी पूछ रहा, उसका नाम ही नहीं दिया है, खबर नहीं, कुछ उठा के दे दे रहा। ठीक, तो इसको याद रखिए। लोकपाल और लोकायुक्त, लोकायुक्त राज्यों में होते हैं, वहां पर लोकपाल की नियुक्ति की बात की जाती है। तो लोकपाल एक बड़ा मुद्दा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 15। 15वां क्वेश्चन देखिए और सभी लोग बताइए। 15th क्वेश्चन, एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? एएस आनंद 1990 के दशक में कह रहे हैं किस पद पर कार्यरत थे। कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसे किसी कारण से कोई चर्चा में रहे, जैसे निधन हो जाए या किसी समिति में कोई शामिल हो जाए, तो ऐसे लोगों को भी उठाकर पूछा जाता है। ठीक है ना, आइए देखते हैं। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य सतर्कता आयुक्त थे, महान्यायवादी थे, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो एएस आनंद 1990 के दशक में क्या थे? ये भारत के 29वें सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो क्या लगा देंगे यहाँ पर? भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन गलत हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बस इसको जान लीजिए इसलिए करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। 16वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कितना खतरनाक है। ये क्वेश्चन आग है, आग पूरी तरीके से। और जिनको ज्यादा ठंडी लग रही है, परीक्षा गर्मी में होगी और रोग पूरी गर्मी बैठ के, और बरसात में जो है आंसू दरवाजे बहेंगे, इसलिए पढ़ लिख लो। जो बाद में मेरी क्लास देखे उनके लिए संदेश है, सुबह उठ के पढ़ो। ठंडी लगी है, दूध वाला निकल जाता है 5 बजे दूध लेके, जा रहे नहीं दूध बेचेंगे तो खाएंगे का। बैठे, इनको ठंडी लग रही है, 4 दिन खाना न दे घर वाले, ठंडी अपने आप दूर हो जाए। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? कठिनाई का सामना करो, लिबलिबारिश कुछ नहीं होगा। 11वीं अनुसूची में क्या शामिल नहीं है? 11वीं अनुसूची संबंधित किससे है? 11वीं अनुसूची संबंधित किससे है बताओ? तो 11वीं अनुसूची ध्यान में रखिएगा, पंचायतों से संबंधित है, ग्रामीण शासन से संबंधित। यह क्वेश्चन पूछा गया, मैंने करवाया, बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, ठीक। तो याद रखिए कि इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं, 29 सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं, जिसमें से एक विषय इनमें से शामिल नहीं है। वो क्या है? ग्रामीण खेल। इसको याद में रखिएगा, ग्रामीण खेल इसमें शामिल नहीं है। बहुत अच्छा यार, वास्तव में ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है,
मतलब इसको लीप कर कोई भी आदमी आ सकता। 2% लोग मात्र तुक्का उक्का लगाएंगे या कुछ का सही हुआ होगा, सोचिए। इसीलिए ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको कौनो नहीं करवाएगा। वाईटी पर वो क्वेश्चन करवाए जो बच्चा खूब धड़ाम धड़ाम मारे, खूब मजा आए उसको पढ़ने में। अरे गुरु जी एकदम मौज आ गया, हमारा सोना आ गया, चांदी हो गया हीरा। सोना चांदी हीरा यहाँ लेने से कुछ नहीं होगा। असल में सोना चांदी हीरा लेने का मतलब क्या है गुड़िया? सफलता। पढ़ाई लिखाई करो। इंदु कुमारी जी कह रहे हैं सर रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं सर, लिख कर याद करते हो। खूब लिखो पढ़ो, जैसे मन करे ऐसे याद है। पहले देखो, सबसे पहला काम क्लास देखो, ठीक है, पहली बार। फिर पीडीएफ देखो, पीडीएफ जरूर पढ़ो, सफलता पहली गारंटी, पीडीएफ जरूर पढ़ो, ठीक है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, 17वां क्वेश्चन देखिए और सभी लोग बताइएगा। रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किसके तट पर स्थित है? सेंट पीटर्सबर्ग शहर किसके तट पर स्थित है? काला सागर, कैस्पियन सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, इनमें से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सेंट पीटर्सबर्ग किसके तट पर स्थित है? सभी लोग बताइएगा। तो लगभग लगभग लोग सही उत्तर लगा रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, इसको याद में रखना, ठीक है ना। सी क्या हो जाएगा? राइट। क्लियर हो गई बात? अभी मैंने कैस्पियन सागर से लगे हुए देश तो बता दिया था आप सभी लोगों को, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? ठीक है। बाल्टिक सागर ध्यान में रखना, बाल्टिक सागर, ये बाल्टिक सागर, ये बड़ी परीक्षाओं में पूछता है, छोटी परीक्षाओं में नहीं पूछता है, ठीक है। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इससे लगने वाले देश, ठीक है ना। अब ये मत समझो ये सागर में स्थित है, एक नदी है नोवा नाम से बहती है, उसी के पास स्थित है, लेकिन अब आसपास वाले को एक को मारना पड़ेगा, तो ऐसे ही पूछता है कई बार। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए और सभी लोग बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंगूरी मदिरा, लो भाई, पैदा करने वाला फ्रांस का प्रदेश नहीं है? मतलब पैदा तो करता है। मैंने आपको बताया है जो भूमध्य सागरीय जलवायु है ना, जो मेडिटेरियन क्लाइमेट है, मेडिटेरियन क्लाइमेट को आप देखोगे तो यहाँ पर कैसे फल होते हैं? ऐसे फल होते हैं जिसमें रस होता है, रसीले फल बहुत ज्यादा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा उसमें रस होता है। तो उस रस का करें क्या? उससे दारू बनाते हैं, मदिरा ये लोग बनाते हैं, खूब दारू बना बना के रखते हैं। और वहां पे रीजन क्या है? बरगंडी, ससेन, अल्सांसो, शैंपेन। तो इसमें से क्या हो जाएगा? ससेन, ध्यान में रखिएगा, ससेन यहाँ पर नहीं है, ये इटली में स्थित है, इसको याद में रखना है। इटली का शहर है जो ऐसा बनाता है। बाकी ये बरगंडी, अल्फांसो, शैंपेन और एक साथ से भी ऐसे मिलता जुलता नाम है, वो भी जो है फ्रांस में स्थित है, ठीक है। तो इतना डीप जाके नहीं पूछेगा, लेकिन पढ़े रहिए, चूंकि बीपीएससी ने पूछा है इसलिए हो सकता है ये सब पीआरटी वालों के लिए फांसी बनेगा। जो पीआरटी तैयारी कर रहे हैं, फांसी बेचारे चिल्लाएंगे पेपर में जाके, उनसे यही सब उठा उठा ऊल जलूल कुछ पूछ लेगा। देखिए ना पीआरटी का पेपर, कहता है तुमको जीके बोले पढ़ने के लिए, कुल पढ़ो ये सब। अगला क्वेश्चन देखिए, नामीबिया के तट पर बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है? नामीबिया कहाँ है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहने वाली ठंडी जलधारा अगलुहास, बेगुला, हमबोल्ट, क्यूरोसी, ये दोनों तो बहेगी नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। सभी लोग बताइए कौन सी है? कौन सी लगा रहा है? कहाँ चला जाऊं मैं? सी का है लगा रहे हो? जलधारा बहुत पहले पढ़ाया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे उस समय क्लास में नहीं रहे होंगे। मैं आप लोगों को जलधारा का कुछ देता हूँ, अभी भेजा था शायद 1-2 महीने पहले ही टेलीग्राम में। जो लोग नहीं होंगे उनको फिर से भेजूंगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, अगलुहास और बेगुला में कंफ्यूजन में मत आना, नहीं तो हो जाओगे पटरा। ध्यान में रखिएगा, अगलुहास आगे है, बेगुला पीछे है, ठीक है। ऑप्शन नेक्स्ट, एक यहाँ पर और होती है, कनारी की धारा आपसे पूछता है कनारी की धारा ना। ये आप देखेंगे उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका हम बोलेंगे, पूर्वी अफ्रीका के पास बहती है ना। एक द्वीप है वहां का, उसका नाम ही है कनारी।
यहू कैसे, ये भी ठंडी है, ध्यान में रखिएगा, ये भी कैसे ठंडी है। नॉर्मली गर्म जलधारा है पूरी जो आती है, लेकिन ये भी ठंडी हो जाती है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। मैंने ट्रिक बना के भेजा था यार, कैसे भूल जाते हो, मैंने इसका ट्रिक बना के भेजा था, आपको फिर से भेजूंगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20वां प्रश्न देखिए, सभी लोग बताइए। इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। अभी एक तो अफगानिस्तान वाला पूछ लिया था इस तरीके से क्वेश्चन, सभी लोग बताइए। सर मेरा मार्गदर्शन करे, 2 दिन से क्या हो गया, 2 दिन से, चलिए बताइए सभी लोग फटाफट तेजी के साथ। यार 42 हो गया। इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है, किर्गिज, मंगोल, तातर या कुर्द। तो कौन है भैया, कुर्द है, इसको याद रखिए। कुर्द लड़ा के देखो ना, बंदूक लिए खड़े हैं, कह रहे हैं मार डालेंगे सबको, काट डालेंगे, महिलाएं ये नहीं करेंगी, महिलाएं वो नहीं करेंगी ना, कह रहे हैं ना कि महिलाएं ये नहीं करेंगी वो नहीं करेंगी। खूब ये सब इराक, ईरान, सीरिया, इन सब चीजों में आप देखेंगे तो ये सब एक के जैसे हैं। इराक, ईरान, सीरिया, फिर आप ऐसे चले आइए पाकिस्तान, ये तो इसको तो भीख ही मांग रहा है, छोड़ो, अफगानिस्तान ना, ये सब आप सोचिए यार, दुनिया का ध्यान ही नहीं है यहाँ पर। कभी आप कल्पना करिए महिलाओं की क्या स्थिति है। अभी रोने ना लग जाओ तो बताना, रोने लग जाओगे, रोगे ऐसे बैठ के, क्या स्थिति है, कभी कल सोचो इस बारे में, जो यहाँ पे बैठे बैठे ज्ञान देते हैं। सोचिए यहाँ पे महिलाओं की स्थितियां बदतर स्थिति में है, जब हमारा देश जो इतना डेमोक्रेटिक, आप सोचिए ये स्थिति। दुनिया में कहीं डेमोक्रेसी नहीं चल रही जितनी अपने देश में डेमोक्रेसी है, कहीं नहीं चल रही है, जान लो। यहाँ के क्या 17% आबादी है इनकी, इराक वाले क्षेत्र में। सीरिया और जा जाकर लड़ाई लड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21वां क्वेश्चन जरा देखो भाई सभी लोग। कह रहा है क्वेश्चन, ब्राजील के पास, ब्राजील के पठार के पास के मैदानों को क्या कहते हैं। आपको बताना, पंपास, कैंपोस, बेल्ट, डाउन्स। अगर गलत हुआ तो मार खाओगे। उपरोक्त वैसे को सोचो कितनी बार इसको पूछा, इसीलिए पूछा था इस बार इसीलिए पूछा था, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ब्राजील के पास कौन सा रहेगा बताइए। कौनों कह रहा है डी रहेगा, डी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता तो ब्राजील में कैसे चला जाएगा, तुम लेके जाओगे उठा के खोपड़ी पे, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बेल्ट अभी बताया हूं, साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। बेल्ट कौन आदमी लगाता है, साउथ अफ्रीका वाले मोटा मोटा बेल्ट पहनते हैं। डाउन्स मतलब नीचे, तो ऑस्ट्रेलिया में चला गया है। पंपास अर्जेंटीना का हृदय बोलते हैं, दक्षिणी अमेरिका में हो जाएगा। बचा क्या, तो बी काहे नहीं लगा रहे, अभी पता चलेगा क्या किए हैं लोग। देखो या लक्षण तुम्हारे बिल्कुल सही नहीं लग रहे हमको, और जिस राह पे जा रहे हो उस राह से लौट आओ, इसी में है समय कि बढ़िया से पढ़ो मेहनत करके, ठीक है, इसको याद में रखना, नहीं फंस जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन को। प्रश्न एक जहर, मिसिसिपी डेल्टा किसका उदाहरण है। मिसिसिपी नदी कहाँ बहती है, नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में ये रिवर बहती है, ठीक है, और ये वहां की सबसे बड़ी नदी है। बड़ी नदी है, ठीक है ना। तो ये कैसे बनाती है, ये पक्षी के पंजाकार डेल्टे को बनाती है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत बढ़िया, 72% लोग मारे हैं। ये 80 में सवाल पूछता है, क्योंकि नॉर्मली डेल्टा तो डेल्टा है, रुंडी डेल्टा वगैरह नहीं, रुंडी डेल्टा है, नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पूछता है। बर्ड फुट टाइप का, इसे चिड़िया के पंजे के आकार का बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, बेगुला जलधारा। आपको बताना बेगुला जलधारा के बारे में। बेगुला जलधारा है क्या है, कह रहे उत्तरी अफ्रीका में बह रही है। उत्तरी अफ्रीका में पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली जलधारा है। एक चीज रुकना, अभी मैंने यहाँ पे कहीं तट गलत लिख दिया था क्या। कनारी की जलधारा उत्तर पूर्वी, पूर्वी नहीं कहेंगे अगर उसको, चूंकि मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में देख के बोला, तो इसको याद रखना, भारत के परिप्रेक्ष्य में मैंने बोला है। अगर आप अफ्रीका के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो अफ्रीका के इस साइड बहती है कनारी, तो पश्चिम हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये पश्चिम हो जाएगा तब, ठीक है ना, इसको लिख लेना।
अफ्रीका साइड में क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, नहीं तो गलत कर जाओगे। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखो भाई। बेगुला की जलधारा ऑस्ट्रेलिया के पूरब में बहती है, तो ऑस्ट्रेलिया में तो बहती नहीं है। दक्षिण अमेरिका में बहती है, यहू नहीं बहती है। दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, ध्यान समझना, ये अफ्रीका लिखेगा इस तरीके से। कई बार ऐसा पूछा गया कि भारत के किस तट पर, तो इसलिए मैंने वहां मेंशन कर दिया। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि बेगुला की जो जलधारा वो किस तरफ है। तो बेगुला की जलधारा ध्यान में रखिएगा, उत्तरी अफ्रीका में कह रहे हैं पश्चिमी तट पर। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। तो अफ्रीका दो ही जगह लिखिए। अगर आपको सिर्फ ये पता है कि उत्तरी अफ्रीका में प्रवाहित होती है या दक्षिणी अफ्रीका में, तब भी आप लगा सकते हो, क्योंकि तट तो एकदम सेम है। पश्चिमी तट और पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है और ठंडी जलधारा। तो अभी मैंने बताया था कि बेगुला जलधारा के बारे में बताया था कि एक ऐसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है, ठंडी है, इसको याद में रखिएगा। ठीक है, नहीं तो ये गलत हो जाएगी। और उत्तर में नहीं बहती है, कहाँ बहती है, दक्षिण में बहती है, इसको याद में रखिएगा। 3% लोग मात्र, ऊपरा कहाँ मार दे रहे हो भैया, ऊपरा कनारी बहती है उत्तर में। कनारी को याद रखना, अभी करवाए थे ना, ये बनाए थे कनारी वाला, ये वाला। भारत नहीं अफ्रीका बनाओ, नहीं गड़बड़ कर दोगे। अब यहाँ भारत हटा दो ना, नहीं आम का मिली, बाद में PDF फॉर्म समझ लेंगे। ठीक है, ये कुछ अफ्रीका है, इसे काटो ना, इसको ऐसे कर दो। ठीक है, इस तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, 24वां क्वेश्चन देखिए, और सभी लोग बताइए क्या करें। इनमें से कौन ऐसा है जो दिखता ही नहीं है, बताना है इनमें से कौन ऐसा है जो दिखता नहीं। आप सभी लोगों को बताइएगा। ठंडी बहुत पड़ रही है, सही है, ठंडी पड़ रही है तो सभी लोग बताइएगा, इनमें से कौन दिखता नहीं है। चंद्रमा, राहु, शुक्र या मंगल। तो कौन दिखता नहीं इनमें से, राहु केतु। ये सिर्फ ज्योतिषी और सिर्फ दिखते हैं बस, और बाकी ये किसी को नहीं दिखते। ठीक है ना, कहाँ है, ठीक है, ये बाकी दिखते नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब बाकी सब तो दिखते हैं ना। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक उपग्रह है। क्या है, उपग्रह, सैटेलाइट है। शुक्र क्या है, शुक्र एक ग्रह है। ठीक है, मंगल क्या है, मंगल एक ग्रह है। ठीक है ना। सूरज क्या है, सूर्य, सूर्य क्या है, तारा है। सूर्य क्या है, तारा है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चले, उसका सर और उधर अलग है तो कैसे दिखेगा, क्या दिखेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सॉरी 25वां देखिए। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25वां क्वेश्चन देखिएगा। 12 मासी नदियों जिन्हें पेरेनियल रिवर कहते हैं, इनमें पानी कहां से आता है। अभी इस क्वेश्चन को करवाया था मैंने, सभी लोग बताइएगा, फटाफट तेजी से बताइए। वृष्टि से, रेनफॉल से, मेल्टिंग ऑफ आइस से, ठीक है, आकाश से, ठीक है, या फ्रॉम द ग्राउंड, कहां से इनको पानी मिलता है। जो 12 मासी नदी है जिनमें पानी 12 के 12 महीने बहता रहता है, तो उनको पानी कहां से मिलता है भैया, बताइए सभी लोग। तो उनको पानी कहां से मिलता है, बर्फ के पिघलने से और पानी बरसने से, दोनों मिलता है। मैंने आपको बताया दोनों मिलता है, लेकिन चूंकि यहाँ ऑप्शन में एक ही चीज है, हो सकता है आपके ऑप्शन, आपके पेपर में भी 5वां ऑप्शन गायब कर दे, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 10 क्वेश्चन में रख दे, बाकी में गायब कर दे, क्योंकि बीपीएससी का आप देखिए धीरे धीरे उस ट्रेंड को कम कर रहा है वो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ला दिया है ना। लेकिन आपके यहाँ नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इसलिए ट्रेंड हो सकता है जारी रहे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रेटो प्रजाति से संबंधित है। कौन सा ऐसा समुदाय है जो निग्रेटो प्रजाति से संबंधित है। बहु, खिरगिज, सेमांग या मसाई। सभी लोग बताइए इनमें से। अब अलग अलग प्रजातियां होती, जैसे आप पढ़ते मंगोलाइड, वैसे निग्रेटो। तो आप सभी को बताना कौन सा निग्रेटो प्रजाति से संबंधित है, सभी लोग बताइएगा। तो कौन है, सेमांग है, इसको याद में रखिएगा। कौन सी जनजाति है, सेमांग है, इसको याद में रखिएगा। सेमांग, मसाई, खिरगिज तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है ना, ये सब जनजातियां पूछी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। इस क्लास की PDF आप लोग लेके एक बार, दो बार, 3 बार रिवाइज कर लिया करिए। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, SST भाई होगी आंसर। पढ़ते रहिए, डेली सुबह 8 बजे क्लास चलती है। विश्व में आधे से अधिक
कहवा का उत्पादन कौन करता है? अभी इसको कहवा का उत्पादन पढ़ाए थे एक दिन। ब्राजील, कोलंबिया, युगांडा या वेनेजुएला? तो कौन करता है? ब्राजील करता है। ब्राजील में क्या कहते हैं कॉफी के मैदान को? फैजेंटा कहते हैं, जहां पर इसकी खेती की जाती है। यहीं पर मैंने सैंटोस पोर्ट बताया था, इसको भी याद में रखिएगा। सैंटोस पोर्ट, इसको भी याद में रखिएगा। सबसे ज्यादा कॉफी का एक्सपोर्ट यहीं से होता है, इसको याद में रखिएगा, ठीक है ना। ब्राजील नंबर 1 पर है कॉफी के उत्पादन में। नंबर 2 पे वियतनाम है, इसको याद रखिएगा। ये जिस दिन पूछा खतरा हो जाएगा, 2 बार पूछा गया है। नंबर 3 पर कोलंबिया है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है? उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी, खनिज संसाधन की बहुलता, कुशल श्रम या दक्ष परिवहन प्रणाली? कौन सी ऐसी चीज है, सभी लोग बताइए, जो जापान के विकास में सहायक नहीं है या है ही नहीं जो चीज? तो आप देखेंगे जापान में प्यारे साथियों खनिज संसाधनों की बहुलता नहीं है। नहीं है भैया, वो अलग अलग जगह से खरीदता है और उसको मैन्युफैक्चर करके क्या कर देता है, उन्हीं को बेच देता है। भारत से ही लोहा लेगा, भारत को ही टार्च और जहाज बना के बेच देगा, ठीक है ना। जापान हड़प्पा सभ्यता की तरह काम कर रहा है, वस्तु निर्माण का केंद्र बन रहा है। निर्माण का केंद्र आप बनेंगे तो आप आगे जाएंगे। हमारे यहाँ निर्माण का केंद्र कौन नहीं बन रहा है ना। अभी आप देखिए ना, हम नौकरी पेशा वाले लोग हैं, हम नौकरी ज्यादा करते हैं। और दूसरी बात यह है, अगर हम कोई काम शुरू करें और काम फेल हो जाए तो हमसे ज्यादा टेंशन हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे गांव वाले, मोहल्ले वाले, इनकी दादी अम्मा तुरंत बीमार हो जाएंगे। भैया क्या हुआ, शुरू किए थे कुछ, हम तो पहले वो कह रहे थे, इसमें सब में कुछ रखा नहीं है, कई लोग तो कर रहे हैं। यकीन मानो तुम, अगर ये मान लो सब मर गए हैं, आसपास कोई है ये नहीं है, तो तुम बहुत सारा काम कर दोगे। सवाल, ये किसी काम के लोग नहीं है यार। जो तुम्हें इनकरेज ना करे दुनिया में ना, वो जान लो गोबर है एकदम खत्म, उसको फेंक दो, बस खाद वाद बन जाए फिर खेत में डाल दो, उसका कोई अर्थ नहीं है। क्वेश्चन देखो, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्षोभ मंडल के बारे में तो हमसे यहाँ पर किसके बारे में पूछ रहा है? ट्रोपोस्फीयर के बारे में पूछ रहा है। चलिए भाई सब बताइए, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, पहला कह रहा है। ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। अच्छा, कौन सा? सत्य है, यही पूछ, सॉरी सत्य पूछ रहा है, वही मैं सोचा। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत तो है नहीं ना, सबसे निचली परत है। क्या है? सबसे निचली परत है, इसको याद में रखिएगा। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता नहीं है, घटता है, ठीक है ना। तो याद रखिए, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा। तो यह याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को सेम टू सेम उठा के डाल सकता है, तो आपसे जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें भी आपको देखनी चाहिए, क्योंकि आपका राजा जो पेपर करवा रहा है बीपीएससी करवा रहा है ना, वो लोक सेवा आयोग है राज्य का, उसी के तर्ज पे पेपर करवाएगा, ध्यान में रखिएगा। समझ। तो आप क्षोभ मंडल में देखते हो, क्षोभ मंडल में ही बारिश होगी, क्षोभ मंडल में ही तूफान आएगा, ठीक है ना। क्षोभ मंडल में ही ये सारी चीजें होने वाली हैं, बादल सब इसी में पाए जाएंगे ज्यादातर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, सभी लोग बताइए 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? पैंजिया के टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? पैंजिया के टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा? और सब लोग, जितने लोग हो सभी लोग संदेशा सुन लो, राइट 8 बजे आया करो, 8 बजे। सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं लगाने हैं, मन करे बैठे रहो, सिर्फ एक प्रिडिक्ट करो कि ये सही होगा कि ये सही होगा, उसको सीखना है। सही गलत से अगर डिमोटिवेट होने लगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। बस सीख के जाओ। जब क्लास खत्म हो तो एक बार पीडीएफ देखो कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना याद हुआ। अगर 2 भी क्वेश्चन याद हो गया, जान लो तुम पूरी क्लास बहुत सही से पढ़े हो, ठीक है। और उसके बाद सिर्फ रिवाइज कर लो। पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? तो दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? गोंडवाना कहते हैं। उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? अंगारा लैंड बोलते हैं। उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं? अंगारा लैंड बोलते हैं, अंगारा लैंड बोलते हैं, इसको याद में रखिएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और इसी अंगारा लैंड को लाउरेसिया भी बोला जाता
है जो आप ऑप्शन में देख रहे हैं। ठीक है, पहले क्या हुआ करता था, पूरा का पूरा जमीन क्या था, एक जगह पे केंद्रित थी, पूरा जमीन था, इसके चारों तरफ क्या था, पानी भरा हुआ था। ठीक है भैया, ठीक, तो इसको क्या बोलते थे, इसको पैंजिया बोलते थे। इस जमीन के पूरे टुकड़े को, जितने महाद्वीप में सब एकदम चिपके थे, पैंजिया बोलते थे। इसके आसपास जो पानी था उसको क्या बोलते थे, पेंथालासा सागर बोलते थे। अब बोलते नहीं थे, ये लोग खोजे हैं, पहले इंसान थोड़ी था उस पर, पेंथालासा था। ठीक है, धीरे धीरे उद्भव हुआ, अब उसका नामकरण कर दिया गया है। ठीक है, इसको याद में रखिएगा। फिर धीरे धीरे करके, मोहन द्विवेदी जी 8 बजे राजा टाइम से आ जाओ, जिंदगी बदलनी हमें, अपने गरीबी बेरोजगारी, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। कैसे नहीं यार पीडीएफ मिलता है, बुलबुल जी पीडीएफ कैसे नहीं मिलता? आप टेलीग्राम पर, किस टेलीग्राम पर हो आप? कहाँ, मैं खुद यार सेंड करता हूं है। तो इसके बाद ये क्या हुआ, टूटा 2 भागों में, इसके बाद ये टूट गया और पानी वाला हिस्सा बीच में आ गया। ठीक है, तो इसको क्या बोल दिए, टेथिस सागर बोल दिए, और इसको अंगारा बोल दिए, इसको गोंडवाना बोल दिए। ठीक है, मामला सेट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, 31वां सवाल। 31वां सवाल देखिए आप सभी लोग, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके पास स्थित है? माक मूक, ये सब के चक्कर में ना पढ़ो, माक मूक पीवाईक्यू के दादा है जो क्लास पढ़ रहे हो। अब मेन दिक्कत यह है, तुम्हें फ्री में पढ़ा रहा हूं, दिक्कत की तकलीफ की बात यही है, इसकी वैल्यू नहीं समझ में आएगी। बाप जब तक करता रहता है बच्चों के लिए ना, बेटवा बैठा है घर में, उसको ठंडी लग रही, गर्मी लग रही, कर रहा है, तब तक उसको लगता है बाप माँ कुछ किए नहीं, इनके साथ ही मोहन के पापा पढ़ते थे, फॉर्चूनर खरीद लिए। अच्छा, बाप जाता है तो पता चलता है यार कुछ भी हो, जब तक थे तब तक तो पढ़ लिख लो राजा, जब फ्री मिलता है समझ में नहीं आता है। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? अब आर्कटिक क्षेत्र कहाँ है और अंटार्कटिका कहाँ है? तो अंटार्कटिका दक्षिण में है, एक का जगह तो दोनों है ये नहीं है, एक उदपुर है, दूसरा महमूदपुर है। ठीक है, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही गलत मारा होगा कौन, ऑप्शन नंबर सी। देखो 3% तो वो ये मार रहे हैं। सीखो मैप, थोड़ा देखो मैप, देखो मैप सब लोग देखो। क्वेश्चन नंबर 32 देखो सभी लोग, 32वां क्वेश्चन बताओ। कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार, खूब पूछता है, झोला भर भर के 10 बार पूछा गया होगा, उत्तर प्रदेश और बिहार किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? CWG, ये उत्तरी वाला आता है, दक्षिणी वाला क्षेत्र AW में आता है, ये भी याद रखिएगा, दक्षिणी वाला AW में आता है, इसको याद में। जलवायु को जितने लोगों ने बांटा है उसमें सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक माना जाता है कोपेन का ही माना जाता है ना, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा और सभी लोग बताइएगा। 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइम हो गया। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? दीर्घ स्थलीय तरंग। भैया वातावरण काहे गर्म होता है, इसे आएगा, इसको रोक लिया जाएगा, वापस जाने नहीं दिया जाता है ना सूर्य की किरणों को, तो किसके कारण गर्म होता है? आने के कारण ना, जो आता है कि जाता है? अब सोच के बताओ, इसी में सबसे ज्यादा जो बच्चा पढ़ा है उसको पता होता है दीर्घ या तो होगा या लघु होगा, है ना खतरनाक। कोनो सी मार रहा है, कोनो डी मार रहा है, दोनों से नहीं होगा राजा, दोनों से नहीं होगा यार, सोच विचार लो। देखो सूरज हमारे पृथ्वी पर आता है, इसकी वेव्स आती हैं, और ये क्या करते हैं, हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल इन्हें क्या करता है, रोक लेता है, और उसी रोकने के कारण ये क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। इसको ध्यान में रखिएगा, उसी कारण क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, नहीं तो पटरा हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं हो जाएगी। ठीक है, हाँ 38% लोग लगभग सही किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34, 34 देखिए सभी लोग बताइए। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सोलर सिस्टम का हमारे मुखिया कौन है? देखो मजाक मजाक कितनी बार बोलता रहता, सूरज क्या है, सौर मंडल के पापा हैं, यही कमाते हैं, बाकी सब खाते हैं। ये प्लूटवा उलुटवा तुम्हारी तरह है, घूम रहा है यहाँ वहां, कहे पापा कमा के लाएंगे, पापा रोके थे कि उस मोहल्ले में मत जाना, उसी मोहल्ले में जा रहे हैं, आज इस मोहल्ले में मिले, कल पापा उस मोहल्ले में खड़े तो वहां चले जा रहे हैं। प्लूटो की तरह जिंदगी ना जियो, नहीं बाहर कर दिए जाओगे घर से,
कुछ लोग कह रहे हैं हम प्लूटो बने, स्टेटस लगा रहे हैं आजकल कि इंसान क्या सोचता है प्लूटो पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा हाँ, प्लूटो पर कोनो फर्क नहीं पड़ता। अब एक ठू पड़ोसी आग कह दे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बैठ के राजूस बतिया रही थी, मर जाए छाती पीट के। कह दे अभी कुछ कि यार तुम्हारे दोस्तों का जो है सिलेक्शन हो गया, तो इनको अम्मा मर जाए तुरंत कहें अरे भैया बहुत विकट स्थिति है। इनको फर्क कौनो नहीं, प्लूटो वाला स्टेटस लगा, प्लूटो बनेंगे। इंसान बन जाओ पहले प्लूटो बनना। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन? मुखिया सूरज। स्टेटस लगाए वीर बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी। चलो डी हो जाएगा राइट आंसर। 81% लोग मारे हैं। और कहा मारे हैं? ए मारे हैं 14% लोग। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? पृथ्वी कैसे मारे हो? जीवन उवन पूछा गया होता तब मारते, ठीक है ना। हाँ वही तो कहे प्लूटो की तरह ही बाहर किए जाओगे तुम लोग। हम तो तुम्हारे लक्षण पहले बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, पढ़ लिख लो। इसीलिए अगर पढ़ लिख लोगे तो जैसे तुम फोन करे, तुम मान लो इलाहाबाद के हो, यूपी के, और तुम फोन किए पापा जो है हमें रतिया में डर लगती है, हम 2 बजे के बाद सो नहीं पा रहे हैं, और मान लो तुम्हारी जो है ज्वाइनिंग जो है अररिया में हुई है या समस्तीपुर में कहीं हुई, समस्तीपुर मान लो, तुम फोन किए पापा बहुत टेंशन है, कहेंगे ठीक है बेटा हनुमान चालीसा पढ़ो ठीक है। दूसरे दिन फिर तुम फोन किए, देखो तुम्हारे घर से 2 लोग आ जाएंगे, भैया हमें लगा कि भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, हम तुरंत आ गए। समझे नहीं समझे? हाँ बस जाते समय 5,000 रुपया देके पैर छू लेना। पृथ्वी की आंतरिक परत के निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? सियाल, सीमान, निफे। आप लोग पढ़ते हैं सियाल, सीमान, निफे, बताइए तो किसकी अधिकता है? निकिल और फेरस। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? किसकी अधिकता है? निकिल और फेरस, या इसी को फेरियम भी लिख देता है। ध्यान में रखना, इसमें कुछ तरबूजे जैसी स्थिति नहीं है। हाँ कि काटोगे लाल निकलेगा कि सफेद निकलेगा, सब लाल ही रहेगा, ठीक है। आंसर एक का रहेगा। 84% लोगों ने इसको सही दिया है। मुझे थोड़ा सा, जो बच्चे आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे सामान्य जो क्वेश्चन उनको भी गलत कर रहे हैं, हम्बल रिक्वेस्ट है अलार्म लगाओ घड़ी में जाके। अलार्म कितने बजे लगाओगे? 7:50 का। 7:50 तक जहां रहो धरती पर हाजिर हो जाओ, ठीक है। और थोड़ा स्फूर्ति के साथ बैठो, मतलब क्लास में थोड़ा एक्टिव होके बैठो। ये नहीं सो रहे हैं क्या बोले, तो ऐसे नहीं हो पाएगा राजा, एक्टिव होना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं तो उसको सुना करो। वो आदमी फेस करता, हर आदमी कोई रजाई नहीं छोड़ना चाहता, वही ये सोते रहे, लेकिन करना पड़ेगा ना। घर से निकलना पड़ता है घर के लिए कुछ करने के लिए। अगर छप्पर रखी है, छप्पर को अगर तुम अच्छा कुछ करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो घर से निकलना पड़ेगा तभी बनेगी। घर में बैठे रो 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 भगवान हमें बहुत गरीब बना दिए, हम क्या बताएं। 33वां समझ में नहीं आया? रुको, काहे नहीं बताया 33वां क्या है? अरे यार सूरज से आएगी शॉर्ट वेव, जाएगी लॉन्ग वेव, तो जाते समय रोक लेते हैं ना, इसी कारण से उसको कहे हैं ऑप्शन नंबर ए लिए। ये नहीं पूछ रहे आते समय। गर्म किसके द्वारा होता है? जाते समय रोक लेते हैं उसको, इसीलिए गर्म हो जाता है दीर्घ वेव में, ठीक है। समझ आ गया सर? फर्स्ट टाइम आज आपका क्लास, अच्छा लग रहा है। टेलीग्राम लिंक कौन सा है आपका? अच्छा पहली बार ज्वाइन की हो, ठीक की हो, चलिए। तो चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आइए देख लेते हैं सोना चांदी किसको मिला है, ठीक है। डेली सुबह 8 बजे आप सभी लोगों के लिए ये क्लास चलती है। रिंकी सिंह को सोना मिल गया है, हिना कुमारी को चांदी मिला है, चंचल को कांसा मिला है, सलमान अंसारी, अनामिका शुक्ला, रोहित आर्या, अतुल, आयांश पांडे, अमित दीक्षित, आदित्य राजपूत, नुपुर झा, ठीक है, रमा पांडे, तृप्ति। आप लोग बहुत सही कर दिए, हम सही बता रहे हैं। आज के क्वेश्चन में थोड़ा सा कठिन, चूंकि करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन ऐड है, तो 10 अगर नहीं पढ़ा है कोई व्यक्ति तो गलत कर जाएगा। अगर मैं कहता हूँ अगर 5 क्वेश्चन कोनो आदमी सही किया, जान लो बहुत अच्छी उसकी तैयारी है, कोई दिक्कत की जरूरत नहीं। 2 सही किए हो तब भी, 0 सही किए हो तब भी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि तुमने प्रयास किया है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सोना जो पाए हैं बचा के रखेंगे, चोरी ना होने पाए। कल मिलूंगा आप सभी लोगों से, और कल आपके कमेंट भी डिस्प्ले करूंगा कि आपने क्या क्या पूछा है। जो भी आप पूछे होंगे वो मैं कल की क्लास में दिखा दूंगा। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपकी क्लास आज जो चली है। कल मिलेंगे आप सभी लोगों, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जितने लोग सीटेट पास किए, इस बार सिलेक्शन लेना है,
दोबारा नहीं पढ़ना है इसके लिए, फिर से इसी बार सिलेक्शन ले लेना, इसको ध्यान में रखना, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।